कर सकता है उससे 3 गुना तक रख सकते हैं अपने पास। इससे ज्यादा जितनी खेती है वो बांटनी पड़ेगी। हो सकता है कि 3 गुना भी ज्यादा रखा गया है, शायद उससे कम में भी काम चलेगा। क्योंकि इस संबंध में मैं एक और बड़ी बात आपसे कह देना चाहता हूं, वो ये कि अभी तक हिंदुस्तान में जमीन के बारे में लोभ और लालच एक अजीब किस्म का फैलाव का लालच, गहराई का लालच नहीं। लंबी जमीन हो, ज्यादा एकड़, इस तरफ तो किसान का भी मन चला जाता है और जो इस मामले में सोचने विचारने वाले लोग हैं उनका भी मन चला जाता है। लेकिन कम जमीन में भी मेहनत करके पानी, बीज, खाद का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करके, यानी जमीन की गहराई का इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार हो सकती है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो लालच जमीन के मामले में फैलाव की तरफ इतनी नहीं जितनी की गहराई की तरफ होनी चाहिए। ये मुझे पहली बात खेती के बारे में आपसे कहना। मैंने जापान में ऐसे किसान देखे हैं जो 1.5, 2-2 एकड़ की जमीन में अपने रुपए के हिसाब से आप समझो 300-400 रुपए महीने की पैदा कर लेते। मैं नहीं कहता कि जापान वैसी हालत हम अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन मेरा इधर 8-10 बरस के अनुभव से एक नतीजा निकला है कि अगर मामूली अकल के लोग हों और ठीक मेहनत करें तो 4-5 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपया तक खर्च करके, पूंजी लगा के वो एक 200 रुपए महीने के आसपास की पैदा कर सकते हैं। ये एक चीज अगर हिंदुस्तान के सोच विचार में, प्रचार में आ जाए तो इससे बड़ा फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के किसानों के पास 10,000 रुपए, क्योंकि इस जुमले में भी बड़ा भारी दोष भरा हुआ है कि हम इस जुमले को पकड़ करके झट से किसानों से जाके कहना शुरू करेंगे। लेकिन वो तो झट से कह देंगे भाई कहाँ ये 10,000, कहाँ 5,000, कहाँ 2,000। ये उपदेश देने के लिए दुबला मत कभी इस्तेमाल कर लेना। ये सिर्फ खेती की असलियत को समझने के लिए, और इस असलियत को समझ जाने के बाद समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ खेती के बारे में एक और आंकड़ा भी याद रखें, जो कि खास उसका मतलब यानी जो आंकड़ा है वो चाहे याद रहे या न रहे, लेकिन एक अंदाज का आपको रहे कि 1 एकड़ के पीछे हिंदुस्तान में 600 और 700 पाउंड के बीच अनाज की पैदावार होती और चीन में 1300 और 1400 पाउंड के बीच पैदावार होती। अगर मैं आपको अमेरिका या जर्मनी या रूस के आंकड़े देता तब इससे भी बड़ा फर्क पाते, लेकिन मैंने जानबूझ करके इन गोरे देशों के आंकड़े नहीं दिए, क्योंकि उसमें कहा जा सकता था कि खाद का इस्तेमाल और यंत्रों का इस्तेमाल तो वहां बहुत ज्यादा होता। इसलिए खाली मोटी तौर से आपको कह देता हूं कि 1 एकड़ तक कुछ गोरे देश तो ऐसे हैं जिनकी पैदावार शायद 1800 पाउंड तक पहुंच जाएगी, यानी हिंदुस्तान की 3 गुना। लेकिन जो ये और ये भी एक मोटी बात मतलब याद रखना आप कि इसमें कोई तो आंकड़ा है सन 1956 का, कोई 57 का, कोई 58 का। तो बहुत से लोग जो तफसील में भटक जाया करते हैं वो जैसे बताएंगे तुमने एक तो 57 का ले लिया, एक 56 का ले लिया, तो इस तफसील में कहीं आप फंस मत जाना। मोटी बात यह है कि हिंदुस्तान के 1 एकड़ खेती पर जहां 600 पाउंड पैदा होता है, वहां चीन में 1200-1300 पाउंड पैदा होता है और गोरे देशों में तो 1800 पाउंड तक जाता। मतलब खेत की गहराई का इस्तेमाल हम अपने मुल्क में नहीं कर पा रहे।
लेकिन इस संबंध में एक चेतावनी मैं आपको ये भी दिए देता हूं कि हिंदुस्तान के सरकारी मंत्री, खासतौर से अनाज मंत्री और राजनीतिक पार्टियों के प्रचारकों को बड़ा मौका मिल जाता है इस पर खिलवाड़ करने का। हिसाब लगाना शुरू करते हैं, जैसे वो शेख चिल्ली का आपने किस्सा सुना होगा। अगर हिंदुस्तान में 1 एकड़ के पीछे आधा टन हम अनाज पैदा करने लग जाएं तो फिर इतना टन पैदा हो जाएगा, छत पे कोई कमी नहीं रहेगी। वो सारा हिसाब लगाने लगते हैं। तो ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि इस हिसाब से हम कोई अपने इस वक्त जो अनाज पैदा कर रहे हैं कितना पैदा कर रहे हैं। करीब 1/4 टन पड़ता। अच्छा, तो अब 1/4 टन करीब अगर पड़ता है तो कोई भी मंत्री या सरकारी आदमी या राजनीतिक पार्टी का कह दे कि फला काम होने से हिंदुस्तान में 1 एकड़ के पीछे आधा टन पैदा हो सकता है, तब इतनी पैदावार बढ़ जाएगी, तब हम अपना पेट भरने लग जाएंगे। तो ये जैसा मैंने आपसे कहा, शेख चिल्ली के भाषणों से इस आंकड़े को मत आप जोड़ देना। खाली मैंने इसका संबंध जोड़ा उस बात से कि अगर खेती की गहराई का इस्तेमाल किया जा सके तो हिंदुस्तान में अनाज की पैदावार बढ़ सकती है। और वो कैसे हो? बेनफे की खेती से मालगुजारी खत्म, बड़े काश्तकारों की इफरात जमीनों को बांट दिया जाए निर्धन किसानों में, खेत मजदूरी बनाई जाए। जब लोगों के मन उठेंगे तो खेती भी उठेगी, मन उठे बिना खेती उठ नहीं सकती। अच्छा, इस संबंध में एक और तर्क मैं साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि खेती को लेकर बड़ा सवाल उठता है कि हिंदुस्तान की खेती को सुधारें हम सघन तरीके से या विस्तृत तरीके से, यानी हम फैलाव करके सुधारें या गहराई का इस्तेमाल करके सुधारें। और इस पर बहुत किताबें लिखी गई। प्रोफेसर लोग एक या दूसरी चीज को लेकर सरकार के लिए नोट भी लिखते हैं, सरकार भी इसके ऊपर बहस करके बहस किया करती। और हिंदुस्तान की खेती को ऐसी बहसों से बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि मैं यहां साफ कह देना चाहता हूं कि यहां सवाल ये नहीं कि इस रास्ते पर चलें या उस रास्ते पर चलें, सवाल ये है कि सब रास्तों पर चलो जिनसे कि सुधार हो सकता। एक तरफ फैलाव करो खेती का और दूसरी तरफ गहराई का भी इस्तेमाल करो। अब मैं वो पुराना आंकड़ा जो शुरू में मैंने कहा था फिर आपको याद दिलाता हूं। 16 एकड़ 18 एकड़ जमीन, 18 करोड़ एकड़ जमीन पड़ी हुई ना हिंदुस्तान में, जिसके ऊपर खेती हो सकती। अगर मान लो उसमें से पहली श्रेणी की जमीन 4-5 करोड़ एकड़ की है तो मैं उसके लिए कहूंगा अन्न सेना बनाओ, 10-15 लाख आदमियों की भर्ती करो, बेकार आदमियों को काम भी मिलेगा और ये 4-5 करोड़ नई जमीन को खेती के लायक बना के पैदावार को बढ़ाया जाएगा। ये तो फैलाव वाला तरीका रहा। उधर दूसरी तरफ जिन 30 करोड़ एकड़ के ऊपर पुरानी खेती हो रही है उनको अच्छा पानी और खाद और बीज देने के लिए गहराई का भी इस्तेमाल करो। तो दोनों रास्तों पर चलो, दोनों को साथ साथ लेकर के चलो। एक तरफ पुरानी खेती को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए सघन तरीकों का, जमीन की गहराई का इस्तेमाल करो और दूसरी तरफ नई खेती को बढ़ाने के लिए नई जमीनों को खेती के लायक बनाओ और तोड़ो। तो दोनों रास्तों पर चल करके अपनी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इस संबंध में एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि जहां मन का सवाल उठता है कि अब ये सरकारी आंकड़े, हो सकता है कि इन आंकड़ों में काफी गलती भी हो, क्योंकि मेरा तो ये ख्याल है कि ये जितने भी आंकड़े रहते हैं 10, 15, 20 सैकड़ा इधर या उधर जरूर गलत रहते हैं और जब सरकार को जो बात साबित करनी होती है उसके मुताबिक वो आंकड़े दे दिए जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बुनियादी चीज को समझने के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल करो, न कि इसके लिए कि क्या वो अक्षरशः सही है। तो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सन 34-38 में हिंदुस्तान में 30 आदमी पीछे 1970 कैलोरीज खाने को मिलती थी और 1951-52 में वो घटकर 1590 रह गई थी। अब आप देखो, ये जब हमारे जैसे आदमी कहते हैं कि हिंदुस्तान की नस्ल
खराब होती चली जा रही है या मामला दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है, तब लोग समझते हैं कि हम तो कोई राजनीति के चक्कर में पड़ करके ये बातें कह रहे हैं। यहाँ ये आंकड़ों से बिल्कुल साफ साबित होती है कि 1970, और कैलोरी तो आप जानते हो जैसे कपड़ा नापने के लिए गज होता है वैसे खाना नापने के लिए कैलोरी होती है, तो 1970 कैलोरी तो करीब आप समझो 20 बरस पहले 3 हिंदुस्तानी पीछे मिलती थी। और अब ये सही है कि इन आंकड़ों को कुछ तो बदला गया ही, 1590 तक गिरा दिया था 57 में, और अब फिर से बढ़ा करके 1700 तक पहुंचा दिया है। तो आंकड़े के इस हिस्से तक तो मुझे कुछ कहना नहीं कि इधर 10-15 बरस में क्या सचमुच 1600 से 1700 हिंदुस्तानी पहुंचे। मुझे सिर्फ ये बताना है कि 20 बरस पहले जो हिंदुस्तानी 1900-2000 कैलोरी इस सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पाता था, अब वो 1500-1600 पार था। और उधर दूसरी तरफ ये भी याद रखना कि दुनिया के जो गोरे मुल्क हैं उनकी कैलोरी करीब करीब इससे दुगनी हो पड़ जाती है, 3500-3400 कैलोरी तक गोरे लोग पहुंच जाते हैं। खासतौर से जो ये डेनमार्क वगैरह के हैं या न्यूजीलैंड वगैरह के हैं, खुद जो बड़े बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका है वो भी 3200 तक पहुंच जाता है, 3500 तक। अच्छा, तो फिर इस चर्चा को कि जब तक हम लोगों के मन में तब्दीली नहीं करेंगे, मन को ऊंचा नहीं उठाएंगे, तब तक खेती के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। यहां मैं समझता हूं अभी खत्म। अच्छा, अब इसको सहकारी खेती के साथ जोड़ें। आज जो सहकारी खेती का नारा बड़े जोरों से चलाया जा रहा है वो किस लिए? इरादा जो कुछ भी हो, नतीजा उसका क्या होता है कि खेत मजदूरों, निर्धन किसानों और बड़े काश्तकारों की बड़े जमीनों के सवालों को छुपा देने के लिए ये नारा कारगर हो जाता है और लोगों का ध्यान इसी तरफ चला जाता है। लोग समझते हैं कि शायद इसी से पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन दरअसल अगर देखने जाओ तो इससे पैदावार कैसे बढ़ पाएगी इसका हिसाब लगाना मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है। ये मैं जरूर मानता हूं कि हिंदुस्तान की जमीन के गहराई का अगर इस्तेमाल किया जाए तो अनाज की पैदावार बढ़ सकती है। ये भी मैं मानता हूं कि नई जमीन को अगर तोड़ा जाए, खेती के लायक बनाया जाए तो पैदावार बढ़े। लेकिन सहकारी खेती के महकमे में क्या होगा? तो अब पुराने महकमों की बात लो। ये मेरा पक्का ख्याल है कि अगर विकास खंड वगैरह के जितने महकमे हैं सबको तोड़ दिया जाए और जो आदमी इनमें लगे हुए सबको खेती के काम में लगा दिया जाए, बजाय इससे कि वो खेती की निगरानी करें, उनको खुद खेती करना पड़े। ये जितने भी बीडीओ हैं या विलेज अफसर हैं या शिक्षा अफसर हैं या और कोई संस्कार और दूसरे अफसर हैं जो खेती के सुधारने के लिए जगह जगह रखे गए हैं, इन सबों को निगरानी करने और किसानों को सुधारने का काम देने के बजाय काम दिया जाए कि तुम खुद खेती में काम करो और खेती को सुधारो, तो उनका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, अनाज की भी पैदावार बढ़ेगी। इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मेरा ये ख्याल है कि आज जितने भी सरकार के महकमे खेती के मामले में खुलते हैं वो निगरानी वाले महकमे हैं, वो खुद खेती करने के महकमे नहीं, खेती पर निगरानी करने वाले महकमे। और इससे भी आप देखोगे यहीं पे अक्सर जब मैं एक पाटिया लगा हुआ देखता हूँ, वो जहाँ आंध्र प्रदेश की विधानसभा है उसके सामने पैदावार को बढ़ाने का, तो वो मैं अंग्रेजी में लगा हुआ देखता हूँ। और अधिक अन्न उपजाओ से अगर मान लो विज्ञापन और पर्चे और पाठिए अंग्रेजी में लिखे हुए होंगे तो वो कौन किसान हिंदुस्तान का उनको पढ़ करके अधिक अन्न उपजाएगा? ये बात तो समझ में आ ही नहीं सकती। और जो कुछ भी पिछले 8-10 वर्ष में अधिक अन्न उपजाओ के महकमे में 50-60-70 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा, मैं समझता हूं उसमें से 3/4 रुपया बिल्कुल इसी तरह से बर्बाद हुआ है, जिसका किसानों से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, उसी तरह से अगर सहकारी खेती का महकमा खुला तो बजाय इसके कि सहकारी खेती के रास्ते पर किसानों को लगाया जाए
उसके प्रचार के लिए एक मध्यम वर्गीय अफसरों का महकमा बन जाएगा, जो हिंदुस्तान के सरकारी आमदनी के ऊपर बोझा पड़ेगा। वही आखिर तो किसानों और जनता से टैक्स के रूप में वो रुपया लिया जाएगा और उनमें बांटा जाएगा। अगर ये समझा जाए कि कुछ लोगों को नौकरियां दिलानी है, बेकारी बढ़ी जा रही है, राजनीतिक असंतोष बढ़ा जा रहा है, इसलिए कुछ लोगों को नौकरी दिलाने के लिए महकमा खोलना तो बात अलग। वरना ये साफ सी चीज है कि अब हिंदुस्तान की पुरानी खेती को सुधारने के लिए, जमीन की गहराई का इस्तेमाल करने के लिए जो कोई भी महकमा सरकार खोले, चाहे वो सहकारी खेती का हो, उसमें एक आदमी को भी ऐसा नौकर नहीं रखना है जिसका काम निगरानी है, सिर्फ उसी को रखना है कि जिसका काम खुद खेती करना है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जमीन की कानूनों में जो विधेयक जमीन के कानून बनाए गए, उसमें किसान की परिभाषा में ही पहली गलती हो गई। किसान की परिभाषा ये दी गई है कि जो किसानी करे या किसानी की निगरानी करे। मेरी ये राय है, ये निगरानी वाला शब्द उठा के खत्म कर देना चाहिए और किसान उसी को मानना चाहिए जो किसानी करे। कोई न कोई किसान की मेहनत करे, अपने हाथ से चाहे खाद बनाए, चाहे बीज बनाए, चाहे हल चलाए, कोई न कोई वो काम करे, उसी को किसान मानना चाहिए। अगर परिभाषा में ये पहली गलती दूर हो जाती है तो फिर उसके बाद आगे चल करके कुछ सुधार करने की गुंजाइश आ जाती। अच्छा, तब जो सवाल शुरू में ही उठा था, किसी हद तक अब उसका जवाब आपके सामने आ जाता है। मुझे यूं और कोई खास बात नहीं कहनी है, खाली इतना कि दाम का सवाल भी खेती के पैदावार से जरूर जुड़ा हुआ है। दाम एक तरफ तो किसान को भी अच्छे मिलने चाहिए, तभी तो उसे खेती बढ़ाने की तबीयत होगी, और दूसरी तरफ अनाज के दाम इतने उचित होने चाहिए कि जिससे साधारण जनता का पेट भर सके। अब दाम के सवाल को लेकर भी क्या खेल खेला जा रहा है अपने मुल्क में। एक तरफ तो बड़े किसान या मध्यम किसान की तरफ से हमेशा मांग ऐसी उठती है कि ऊंचे से ऊंचे दाम किसानों के दिए जाएं। इसका नतीजा ये होगा कि कुछ तादाद के किसान, समझ लो 50 लाख या 1 करोड़ किसान जो हल्ला मचा सकते हैं, उनका थोड़ा बहुत भला हो जाए, लेकिन बाकी 30 करोड़ या 35 करोड़ हिंदुस्तानियों का बुरा होगा। और दूसरी तरफ हल्ला मचता है कि जो मुल्क में अनाज की कमी है, उसको देखते हुए अनाज के दामों को बांध के रखना नामुमकिन सा हो गया। तो दोनों बातों के बीच में हम किससे चले जाते हैं, इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो एक बात ये कि किसान के लिए ऐसा दाम बांधना चाहिए कि जिससे उसकी किसानी का खर्चा पुछा सके और उसकी गृहस्थी चल सके। और ये मैं सब चीजों के लिए कह रहा हूं, जूट, पाट, रुई और उसके साथ साथ चना, चावल, गेहूं वगैरह सब के लिए कह रहा हूं कि दाम उसको ठीक मिलना चाहिए। फिर उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि साल भर में 2 फसलों के बीच में खास तौर से जो खाने का अनाज है, उसका दाम एक आने से ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। इससे ये दोनों सूरतें पूरी हो जाती है। एक तरफ किसान को पुसाने लायक दाम मिले, दूसरी तरफ साधारण जनता को भी किसी भी हालत में दामों के नाच का शिकार न बनना पड़े। अब मैं इसको अगर शेर और आने के हिसाब से कहूं तो मोटी तौर से कह देना चाहता हूं कि कम से कम दाम अनाज यानी समझो चावल और गेहूं का
6-7 आने शेर के बीच में रहना चाहिए। यानी किसान को हर हालत में 6 आने, 5.5 आने, 5.25 आने शेर का दाम तो मिल जाना चाहिए। तो फिर इसके मानी जहां कहीं अनाज पैदा होता है उससे दूरी को देखते हुए जो कम से कम दाम रहेगा 6 आने 7 आने के बीच में वो रहेगा। अच्छा, मान लो किसी इलाके में कम से कम दाम 6 आने शेर का है, तो उस इलाके में 7 आने शेर से ज्यादा गेहूं और चावल का दाम हरगिज किसी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर किसी इलाके में जो कि पैदावार की जगह से बहुत दूर है, जहां आने जाने का खर्चा कुछ ज्यादा पड़ जाता है, कम से कम दाम 7 आने शेर तक जाता है, तो वहां भी 8 आने शेर से ज्यादा दाम हरगिज नहीं जाना चाहिए। यानी कम से कम दाम अगर 6 आने 7 आने शेर के बीच में है, चावल और गेहूं के शेर पीछे, तो ज्यादा से ज्यादा दाम हिंदुस्तान की मौजूदा आमदनियों को देखते हुए कभी भी किसी हालत में गेहूं और चावल का दाम 7 से 8 आने शेर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब मैं 7 से 8 आना शेर कहता हूं तो आप समझ लेना इलाके के ऊपर पैदावार से कितनी दूर जगह है वो। ये न समझ लेना कि 7 आने और 8 आने शेर के बीच में वो नाप सके। मान लो हैदराबाद शहर में कम से कम दाम 6 आने शेर तक जाता है, तो फिर मैं यहां कहूंगा कि हैदराबाद शहर में 7 आने शेर से दाम हरगिज ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसी जगह है जैसे समझो बंबई शहर, जहां पर कि कम से कम दाम ही 7 आने शेर रह सकता, तो वहां मैं कहूंगा कि 8 आने शेर से हरगिज ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो दाम की अगर हमने कुछ नीतियां ऐसी तय कर दी, तब अलबत्ता एक तरफ तो खेती की पैदावार को बढ़ाने में कुछ सुविधा होगा, और दूसरी तरफ जिस सवाल को लेकर के ये सारा अड़ंगा खड़ा हो गया है कि लोगों का पेट भरे, उसको भी हम पूरा कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा? आज तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों और खास तौर से सरकार की तरफ से एक नीति सी चल पड़ी कि दाम चीजों के और खास तौर से अनाज के ऐसे रखो कि करोड़ों लोग नमक, तेल, आटा, लकड़ी के भाव के चक्कर में ही फंसे रहें और उन्हें दूसरी चीजों को सोचने का न तो मौका मिले, न समय मिले, न फुर्सत हो, न तबीयत हो। इसी चक्कर में फांस के रखो। मुझे ऐसा लगता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के जहां दूसरे लक्ष्य और नतीजे हैं, वहां इरादा चाहे हो न हो, लेकिन एक ही नतीजा जरूर निकलता है कि अगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को दाम के चक्कर में फंसा के रखते हो और अनाज और गेहूं और चावल और चीनी वगैरह के दाम के बोझे के नीचे दबा के रखते हो, तो उनको फुर्सत नहीं रहेगी, तबीयत नहीं रहेगी कि वो राज के दूसरे मामलों पर सोच विचार करें, और तब राज निष्कंटक रूप से चल पाएगा। वो आफत नहीं मचाएंगे। नहीं तो अगर उनका पेट भरा हुआ रहेगा तो वो राजनीति की बात सोचेंगे, कुछ करे कराएंगे, राज फिर हिलने हिलाने लगेगा। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये दाम का मसला कुछ राजकीय उद्देश्य के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जनता को एक दाम की भूल भुलैया में घुमा करके रखो, जिसमें उसे राजकाज के बड़े मसलों पर सोचने की फुर्सत हो। अच्छा, जहां मैंने आपसे दाम की ये चर्चा की, वहां अब ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ किसान को भी लालच होनी चाहिए दाम की। तो बहुत से इलाकों में किसान बिल्कुल तबाह हो जाता है, क्योंकि जब वो किसी चीज की फसल बोता है तब तो दाम बड़े ऊंचे रहते हैं उसके, और जब वो काटता है तब उसके दाम धड़ से एकदम 50 से नीचे गिरते हैं। एक क्या मैं आपको 20 मिसाल दे सकता हूं। रुई के बारे में अक्सर हुआ है, ये जूट ताक के बारे में हुआ है, और तिलहन के बारे में हुआ है कि बोते वक्त उसको ललचाओ कि वो ज्यादा जमीन पे बोए, और काटते वक्त उसको इतना कम दाम दो कि जिसमें उसके घर में 2-2, 3-3 महीने तक बीवी बच्चे लगातार रोए। तो ऐसी हालत रही। अच्छा, अब इसको दूर करने के साथ लालच वाले सवाल पे एक मोटी सी बात कह करके अपनी बात अब मैं खत्म करता हूं कि एक तरफ तो हिंदुस्तान की खेती को सुधारने के लिए ऐसे
तरीके सामूहिक निकालने पड़ेंगे, चाहे वो अन्न सेना के हों, चाहे वो सहकारी खेती के हों, चाहे वो सरकारी खेती के हों, क्योंकि इन शब्दों से मैं नहीं घबराता। सरकारी खेती हो तो बुरा नहीं, बशर्ते कि वो परिभाषा पहले मान ली जाए कि खेती कौन करता है, किसान कौन है जो काम में लगा हुआ अन्न की निगरानी करता है। अन्न सेना, सहकारी खेती, सरकारी खेती, 1 घंटा देश को, स्वयंसेवी सेना, श्रमदान, ये जितने तरीके हैं इनका इस्तेमाल करके जमीन, नई जमीन का इस्तेमाल, जमीन की गहराई का इस्तेमाल। और दूसरी तरफ जो मैंने शुरू में कहा था, जो बीच में मैंने कहा था कि इस तरह की आबोहवा पैदा की जाए कि लोग जो आज दुकान वगैरह खोल करके या इधर उधर के बुरे धंधों में, आखिर ये जो कुछ भी खरीद फरोख्त, आयात निर्यात, माल यहां से लो वहां बेचो, इसमें अपना रुपया लगाते हैं और किसी तरह से थोड़ा बहुत कमा करके अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। अगर इन लोगों का ध्यान उस खेती में जाए जिसके लिए मैंने कहा था कि 4-5 एकड़ में 10-15 हजार रुपया लगा करके आसानी से 2,000 रुपये साल की पैदा की जा सकती है, तो एक नमूना भी बनेगा किसानों के लिए। और उस नमूने का इस्तेमाल इधर अन्न सेना और सहकारी खेती का इस्तेमाल, इन दोनों के जरिए शायद हिंदुस्तान की खेती में एक क्रांतिकारी तब्दीली हम ला सकते हैं। लेकिन सब तब्दीलियों के लिए आधारभूत एक चीज आप समझ लेना कि घूम फिर करके जब तक हिंदुस्तान के पूरे आर्थिक जीवन में और आमदनी और खर्चे में इनकलाबी तब्दीली नहीं करती, तब तक जो कुछ मैंने कहा है उसमें रंग आता नहीं, रंग फीका रह जाता। अब जैसे मिसाल के लिए मैंने अन्न सेना वाली बात बताई, 10-15 लाख आदमियों की भर्ती करो, बेकारों को काम मिलेगा। लेकिन अन्न सेना अगर हिंदुस्तान जैसे गरीब देश को बनाना है तो वो मुश्किल से 60, 70, 80 या 100 रुपए एक आदमी के पीछे महीने में खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इससे मानी जो अन्न सेना में भर्ती होने लोग आएंगे वो एक तरह से बहुत कम खर्चे के ऊपर या बहुत कम नौकरी के ऊपर काम करने आएंगे। अच्छा, कौन आएंगे, क्यों आएंगे? अगर इनको तो आप दोगे 50 और 60 और 70 रुपया महीना, और उधर दूसरी तरफ सेठों और मंत्रियों के आमदनियों और तनख्वाहों को आप हजारों में रखोगे तो ये चीज नामुमकिन रहेगी ना। तो ये सही है कि जो कुछ भी मैं कहा करता हूं उनके पीछे एक इनकलाबी परिवर्तन जरूरी रहता है। अगर मैं उसका बार बार जिक्र नहीं करता हूं तो कहीं आप ये गलती मत कर बैठना। ये बिल्कुल तय बात है कि हिंदुस्तान में जो ऊंची और आमदनियां और खर्चे हैं, अगर उनको 1000 रुपए महीने या उसी के आसपास नहीं ला दिया जाता है तो जो कुछ मैंने कहा है वो बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, क्योंकि वो उस चीज में जम नहीं पाता। क्यों आएगा कोई अन्न सेना में? और आएंगे भी तो वो बिल्कुल ऐसे मरे हुए लोग जिनकी नस्ल ही खराब हो चुकी, जिनमें नई जान डालने में न जाने कितने बरस पड़ जाएंगे। तो ऐसे और ऐसे लोग भी नहीं आएंगे। शायद भीख मांगने में ही आज हिंदुस्तान में 40-50 रुपया महीना जब पैदा हो जाता है तो फिर ऐसी चीज में क्यों जाके पड़ेंगे? तो इसलिए साफ सी बात है कि दूसरी आमदनियों और खर्चों को गिराए बगैर इस तरह की चीज बिल्कुल नामुमकिन हो जाती। और उसी तरह से और कारखाने या मंत्री या सरकारी मामले में तब्दीली करना पड़ेगा। बस मुझे आज इतनी बात कहना है। कई रंग आए। असल में जब हम लोग कांग्रेस से अलग हुए तो एक काफी बड़ा चुनाव लड़ना पड़ा। उस वक्त हम लोगों की तरफ से कहा गया कि
जमीन का बंटवारा करना निहायत जरूरी है अगर हिंदुस्तान की खेती को सुधारना है तो फिर ये सन 48 की चर्चा प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि जमीन रबड़ तो नहीं कि उसको मन चाहे बढ़ा लो और हाथ में कैंची लेकर के टुकड़े टुकड़े काट करके लोगों को बांट दो। ये सन 48 का किस्सा है। फिर उस सूबे के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये सोशलिस्ट पार्टी के लोग बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं कि ये जमींदारी को 24 घंटे में खत्म कर देंगे, जमीन का बंटवारा करा देंगे, तो कम से कम इनकी पार्टी में कुछ जमींदार हैं, उनकी जमीनों को तो बांट करके ये दिखा दें, तब दूसरों के बारे में बात करें। हालांकि ये तर्क बिल्कुल गलत तर्क था। अगर कोई सारे मुल्क के लिए कानून बनता है तब उसे सोशलिस्ट और गैर सोशलिस्ट दोनों ही मानते हैं और तबीयत से मानते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसको अकेले सोशलिस्टों को नुकसान उठाना पड़े और दूसरे मजे में रह जाए तो उसको मनवाने में दिक्कत हुआ करती है। आखिर यही तो फर्क है एक आदमी साधु बनकर के या संत बनकर के अपना अलग से सुधार करे और सामाजिक सुधार में। हालांकि ये तर्क बड़ा गलत था, फिर भी हम लोगों ने जब इस पर सभा में भी और अपनी घरेलू बैठकों में भी चर्चा की और अपने लोगों से कहा तो लखनऊ जिले में एक जमींदार जिनका नाम है मोहम्मद जुहैर सामने आए और मुझे आपको ये कहते हुए कुछ खुशी भी होती है, कुछ हंसी भी आती है कि सन 1949 में हिंदुस्तान में पहली मर्तबा करीब 25 एकड़ जमीन की सुर्खियां लखनऊ जिले में एक जलसे में बांटी गई थी, जो कि बाद में ये भूदान चला और जिसके बारे में कहा जाता है कि खैर हो सकता है, मैं ये नहीं कहना चाहता भूदान को चलाने वाले लोगों को शायद इस घटना का पता भी न हो और न मैं उस बहस में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये एक राजनैतिक बहस चली। अच्छा, सन 49 में मोहम्मद जुहैर ने पहली दफे अपनी जमीनों का बंटवारा किया लखनऊ जिले में और बाकायदा पर्चे बांटे गए थे जैसे ये होते। लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने साफ कर दिया था कि ये जमीन के मसले को हल करने का अकेला रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता। लेकिन भूदान जो उसके बाद हिंदुस्तान में आया गलती कर बैठा कि उसने पहले तो एक रास्ते को अकेला रास्ता कह करके हिंदुस्तान का ध्यान बिगाड़ा। जमीन के कठिन मसले को हल करने के लिए कई राह पर चलना जरूरी था और हम लोग चलना शुरू कर भी दिए। उनमें से एक राह थी कि जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वो अपनी इच्छा से अपनी जमीनें दें गरीबों को और बांटें। लेकिन ये अकेली राह नहीं, एक राह थी। भूदान ने इस एक राह को अकेली राह बना करके हिंदुस्तान में जमीन के मसले को तय करने में सहायता देने के बजाय कुछ अड़चन ही पैदा कर दी, क्योंकि दूसरे रास्तों से लोगों का ध्यान हटने लगा। जो मान लो बेदखली के खिलाफ लड़ाई न लड़ने का रास्ता या सरकार की तरफ से कानून बना करके जमीन बांटने का रास्ता, वो सरकार नहीं जो अभी मैंने बताया अपने दोस्तों को मौका दे दे कि खेतों को बगीचा बना दे या अपने ज्यादा खेतों को रिश्तेदारों में बांट दे, ऐसी सरकार ने, सही सरकार। अब मैंने सुना है कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने 2 साल में जितने भी और खराब काम किए, लेकिन जमीन के बांटने में कुछ कदम उठाया। कितनी जमीन बांटी इस पर अभी मैं आंकड़ा आपसे नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे जो बताया गया है वो कुछ इतना ज्यादा बताया गया कि अभी मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक कि उसका मुझे पूरी तरह से पता न चल जाए। लेकिन ये कि अगर
कोई सरकार कितनी भी खराब क्यों न हो और दायरों में लोगों को दबाए, जुल्म करे, अत्याचार करे, लेकिन अगर वो खुल जाती है तो सरकारी जमीन से, जंगलों से या बड़े लोगों की जमीनों में से, केरल की सरकार ने बड़े लोगों की जमीनों में से कुछ नहीं किया था, वो मौका आया ही नहीं था। सिर्फ सरकारी जमीनों से वो खेत मजदूरों और दरिद्र किसानों को काफी जमीन दे सकती है। मैं समझता हूं कि जो 7-8 साल में दान वगैरह के जरिए किया गया वो एक किसी प्रदेश की सरकार 1 ही 2 साल में कर सकती है। ऐसा हिसाब अगर हम लोग करें तो बहुत ज्यादती नहीं होगी। अच्छा, तो इन जमीनों के बांटने से पानी का क्या संबंध है, शायद आप ये सवाल उठा सकते हैं और उठाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसी से आप इसको जोड़ो। अच्छा, ये बात तो साफ है कि 30 करोड़ एकड़ में से 22-23 लाख एकड़ को सिंचाई का पानी बड़े बांधों के जरिए नहीं मिल सकता या बड़ी सिंचाई से नहीं मिल सकता। छोटी सिंचाई, तालाब, कुएं, पंप वगैरह, और ये सबका भी इस्तेमाल होंगे। जाहिर सी बात है, जब वो 7-8 करोड़ खेत मजदूर और वो 10-12 करोड़ निर्धन किसान, इन 18-20 करोड़ किसानों के मन में कोई नई आशा और आभा जगेगी, तभी तो ये होगा ना। जब मिलजुल करके स्वयं सेवकी की बात किसानों के बीच में सोशलिस्ट पार्टी ने पहली दफे उठाई, तब सोशलिस्ट पार्टी के दिमाग में ये बात थी और किसान पंचायत में भी ये बात उठाई थी, तो इन दोनों के दिमाग में ये बात थी कि जब एक गांव में किसान और खेत मजदूर और गरीब किसान नई जिंदगी आ रही है ऐसा महसूस करेगा, तभी जहां 8 घंटे अपने घर गृहस्थी का काम करता है, वहां 1 घंटा अपने गांव के लिए मुफ्त में पंचायती काम भी करेगा। 1 घंटा देश को दो, ये नारा चला। इसके मुताबिक जहां तहां कुछ सड़कें भी बनाई गई, कुछ छोटी मोटी नहरें भी खोदी गई, कुछ छोटे मोटे तालाब भी बनाए गए, जिस चीज को बाद में सरकार और सरकारी आदमियों ने श्रमदान का नाम दिया। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि करीब करीब हर एक चीज जो अच्छी लगती है सुनने में और जो सरकार की तरफ से आई है, वो चाहे इन शब्दों में न हो, लेकिन जहां तक कि असली मतलब है, पहले सोशलिस्ट पार्टी या किसान पंचायत की तरफ से आ चुकी। जैसे मैंने आपसे वो जमीन बांटने का किस्सा बताया, उसी तरह से अब ये 1 घंटा देश को दो, मुफ्त में पंचायती काम करो, स्वयं सेवकी करो, वो बाद में श्रमदान के रूप में आया। लेकिन मुसीबत यह है कि सरकार हर एक अच्छी चीज का गला घोंट करके उसको अपनाती, बिना जमीन का बंटवारा किए हुए इन करोड़ों किसान और खेत मजदूरों की तरफ से मुफ्त स्वयं सेवकी नामुमकिन है। क्योंकि अगर सिंचाई का पानी मिलता है बड़े काश्तकारों को और उनकी खलिहानें अनाज से भरती हैं, तो फिर खेत मजदूर और गरीब किसान बिना पैसे की खुदाई करने के लिए क्यों जोश पाएगा? आखिर उसको जोश तो तभी आएगा जब वो समझेगा कि अब हमारी सिंचाई का पानी हम सबके फायदे के लिए होगा, खाली बड़े लोगों के फायदे के लिए नहीं होगा। तो जमीन का बंटवारा न करो और फिर श्रमदान की अपेक्षा करो, तो क्या नतीजा होगा? कि श्रमदान के नाम पर कुछ लोग अपने सफर के भत्ते जरूर बना लेंगे, लेकिन काम काज ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो जमीन के बंटवारे का और श्रमदान का कितना गहरा संबंध है, ये तो मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने रखा। अब ये साफ सी बात है
कि पानी हिंदुस्तान की खेती को अगर दिलाना है तब खेती में लगे हुए आदमियों के मन को समझ करके उसे सुधारना, उसके बिना पानी नहीं मिल सकता। अगर कोई सोचे कि पानी के लिए हम हिसाब लगा के ऐलान कर देंगे कि इतने पंपों की जरूरत है, इतने बांधों की जरूरत है और कुछ आंकड़े कर देंगे, कुछ पर्देबाजी कर देंगे, तो वैसे पानी नहीं मिलता। इन लोगों के मन को देखना, इनकी आर्थिक स्थिति को देखना। और इसीलिए मैं हमेशा चाहूंगा कि खेत मजदूर, 10-15 एकड़ तक के किसान और बड़े काश्तकार, इन 3 श्रेणियों को हम हमेशा ध्यान में रखें जब किसी खेती के सुधार के बारे में सोचना शुरू करें। क्योंकि आजकल जो सामूहिक खेती की चर्चा चल पड़ी है कि सहकारी खेती या सामूहिक खेती से हिंदुस्तान में पैदावार बढ़ जाएगी, उसके बारे में मुझे आपसे कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिंदुस्तान की खेती में सबसे बड़े रोड़े आ पड़े हैं, जिन्होंने अब तक हमारे राष्ट्र अलग रास्तों का सपना देश को दिखा रहे हैं, कि इस सपने में शायद देश खेती के मामलों को भूल जाए। मुझे ये कहना कि कोई भी सुधार खेती का तभी हो सकता है जब इन 3 श्रेणियों के आदमियों की जरूरतों को पहले पूरा किया जाए। खेत मजदूरों की मजदूरी कम से कम इतनी हो, या मजदूरी की बात छोड़ भी दो, खाने को उनको इतना मिलना चाहिए कि जिसमें उनकी काम करने की तबीयत, उनको आलस न रहे, उनको बीमारी न आए, या थोड़ी देर काम करने में ऊँघने न लग जाए। आप लोग जो गांव में रहते होंगे या शहर में भी देखते हो कि आधे वक्त से हिंदुस्तानी सोता रहता है, इसलिए बिल्कुल हिंदुस्तानी और देशों के मुकाबले में कमजोर है। लेकिन इसलिए कि उसके पेट में जब अनाज नहीं रहता है तो आखिर वो करेगा क्या। और देशों के किसान या मजदूर या दूसरे लोग अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो उसका सबब है कि इधर से ही 200-300 बरस में हिंदुस्तान में सच पूछो तो नस्ल ही बिगाड़ दी गई। जिस तरह से गाय बैल की नस्ल बिगड़ी है, उस तरह से इंसान की भी नस्ल बिगड़ गई है। अब वो ऊँघता है, सोता है, काम पूरी तरह से करता नहीं। कहीं इसका ये नतीजा नहीं निकाल लेना कि हिंदुस्तानी कामचोर, तो ये जबान तो फिर हो जाएगी किसी करोड़पति की या किसी सरकारी मंत्री। ये नहीं, इसको ये नतीजा निकालना कि हिंदुस्तानी आदतन और पैदाइशी तौर से और हमेशा कामचोर और आलसी रहेगा। ये कुछ नहीं, खाली ये कि जब तक उसके पेट में अनाज नहीं पड़ेगा तब तक वो पूरी मेहनत कर नहीं सकता। इसके लिए खेत मजदूरी ठीक होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो कम खेती के किसान हैं, जिनकी पैदावार सिर्फ इतनी हो पाती है कि वो अपना खर्चा निकाल पाए या अपना पेट भर पाए, उनको लगान नहीं लेना चाहिए। बिना नफे की खेती पर लगान माफ होना चाहिए। और वो कितनी है उसका हिसाब छप चुका है। औसत दर्जे की 6.5 एकड़ तक की खेती को बिना नफे की खेती सरकार ने माना है या सरकार के आदमी। तो 6.5 एकड़ तक की खेती पर से मालगुजारी खत्म होनी चाहिए और जो खेत मजदूर हैं उनकी मजदूरी में बढ़ावा होना चाहिए। और जो बड़े किसान हैं, तीसरी श्रेणी जिसका मैंने जिक्र किया था, उनकी जमीनें छीन लेनी चाहिए। उसके लिए मोटी तौर से उसूल जो सोशलिस्ट पार्टी ने आपके सामने रखा वो ये है कि बिना मजदूर लगाए हुए एक परिवार जितनी खेती कर सकता है उसको 3 गुना तक रख सकते हैं।